हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज हम करने वाले हैं प्रीलिम्स टेस्ट। बेसिकली हम अभी रैंडम टेस्ट करेंगे। हम 20-25 क्वेश्चंस रोज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक है वो बढ़ते जाए और हम डे बाय डे बेटर हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली अपन रोज़ 20-25 क्वेश्चंस करेंगे और रैंडम करेंगे। कभी जीके से, कभी करंट अफेयर से करेंगे, जीके से करेंगे, कभी स्टैटिक पोर्शन से करेंगे, कभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक मतलब करंट से रिलेटेड एंड इन द न्यूज़ टॉपिक से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्वरा जल निधि स्कीम। सौरा जल निधि स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप क्वेश्चन बहुत स्लो एंड बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत स्लो पढ़िएगा। ठीक है। विथ रेफरेंस टू सौरा जल निधि स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट इरिगेशन इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है 90% सब्सिडी एंड सोलर पम्प्स विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है? फार्मर आइडेंटिटी कार्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम। ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स है। और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है। अब वीडियो पॉज कीजिए, इसके बारे में एक बार सोचिए और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 and 3। आपको ऐसा लगेगा सौरा जल निधि है तो सौराष्ट्र से रिलेटेड होगा, बट नहीं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सौराष्ट्र विच इज़ पार्ट ऑफ गुजरात। इट इज़ रिलेटेड टू ओडिशा गवर्नमेंट। वाई इज़ इट रिलेटेड टू ओडिशा गवर्नमेंट? सौरा जल निधि स्कीम, ये स्कीम बेसिकली क्यों है? यूज़ ऑफ टू एनकरेज यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन इरिगेशन बाय फार्मर्स। ठीक है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? 90% सब्सिडी ऑफ सोलर पम्प्स विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, परफेक्ट बोलता है फार्मर्स विल बी गिवन 90% सब्सिडी एंड 5000 सोलर पम्प्स एट सब्सिडाइज रेट। फर्स्ट फेज में द स्कीम विल बी अवेलेबल इन दोज एरिया वेर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर रनिंग पम्प। यूजुअली जो यूपीएससी है वो इतनी डीप में नहीं पहुंचती किसी भी स्टेट की स्कीम, बट स्टिल अगर ये क्वेश्चन आया है तो हम थोड़ा बात कर लेंगे इसके बारे में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? फार्मर आइडेंटिटी कार्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम। द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम्स विल बी फार्मर्स हु हैव valid farmer identity cards and minimum 0.5 acres of agricultural land। याद रखना 0.5 acres of agricultural land। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? बेनिफिट क्या करेगी? 1.5 लाख ह्यूमन डे एम्प्लॉयमेंट्स एनुअली, livelihood to around 5,000 families, reduced carbon footprints, promote the use of green energy and reduce pollution। ठीक है। तो ये स्वारा जल निधि ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। विच कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीसीआर जिसको बोलते हैं, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ए राजा चेल्ला कमिटी, बी वाई देवस्थली कमिटी, सी AC शाह कमिटी एंड डी अबिद हुसैन कमिटी। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। अब आंसर पे आने के पहले हम थोड़ा सा पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एग्जैक्टली है क्या ये पीसीआर? पीसीआर ये क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी होती है दैट कोलेट्स ऑल लोन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट बोरोवर्स। मतलब जो जिन्होंने भी लोन लिया है, जो भी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल बोरोवर्स है, उनका सारा लोन मतलब सारा जो डेटा होता है कि कहाँ से लोन लिया है वो एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। एक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री मतलब एक रजिस्टर होता है बेसिकली, उसमें सारा आपका डेटा सेव होगा। अ क्रेडिट रिपोजिटरी हेल्प्स बैंक डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बैड एंड अ गुड बोरोवर। मतलब बैंक को फिर पता चलेगा कि हाँ ये तो रीपेमेंट अच्छा कर रहा है तो ये गुड बोरोवर है, या ये रीपेमेंट सही टाइम पे नहीं कर रहा है तो ये बैड बोरोवर है। And accordingly offer attractive interest rates to good borrowers and high interest rates to bad borrowers। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा था विच कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द पीसीआर। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वाई देवस्थले कमिटी।
recommend ये जो ये जो पीसीआर है वो रिकमेंड किया था वाई.एम. देवस्थिले ने, ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। पीसीआर क्या एड्रेस करेगा? इशूज सच एज इंफॉर्मेशन असिमेट्री, इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट स्ट्रेंथ और क्रेडिट कल्चर अमॉन्ग कंज्यूमर्स, इसको भी बेटर करेगा। पीसीआर में ऑल्सो हेल्प रेज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसे जब भी हम बात करेंगे या कोई भी ऐसे करेंगे तो ऐसा कोई टॉपिक आता है जहाँ पे जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो मैं स्ट्रेट अवे आपको बोलूँगा। जैसे मैंने आपको अभी बोला ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का है, तो क्वेश्चन आ सकता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किसका है, तो वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ। जब भी आप ऐसे याद करोगे ना, जब भी ऐसे कोई रिपोर्ट या कुछ ऐसे, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मत याद रखो, वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस याद रखो। वर्ल्ड बैंक्स या जो भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उसके आगे उसका इंडेक्स जो भी लगा देने का इंडेक्स, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया, राजा चेला, एसी शाह कमेटी और अबीद हुसैन कमेटी ने क्या किया था, तो अपन एक एक करके बात करें। राजा चेला कमेटी ने किनसे रिलेटेड, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स राजा चेला कमेटी, ठीक है। एसी शाह कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एसी शाह, एसी लगा के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। और अबिद हुसैन कमेटी ने क्या किया था, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। राजा चला कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स, वाई.एम. देवस्थली कमेटी पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, एसी शाह कमेटी ए सी एन बी एफ सी याद रखना है ऐसे, ए सी एन बी एफ सी। और अबिद हुसैन जी ने डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। Let's go to the next question. Is question number 3. Point Calumet Wildlife and Bird Sanctuary is the only site in Andhra Pradesh to be declared as a Ramsar site. ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट था। The sanctuary was created in 1967 to protect the near threatened black buck. Okay. और थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है द chemical companies around the wetland and coliform bacteria are a threat to its biodiversity and ecosystem. पॉज, अच्छा ये ऑप्शंस देख लो, 1 and 2, 3 ओनली, 2 and 3 या 1, 2 and 3, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो और आंसर बताइए, ठीक है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं। पॉइंट कैलेमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी इज़ द ओनली साइट इन आंध्र प्रदेश टू बी डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट। सबसे पहले बात आपको अगर पता रहेगा, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, पॉइंट कालेमर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ओनली डिक्लेयर्ड रामसर कंजर्वेशन साइट है, बट ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स के किसके पास में, बाय आइलैंड फॉर्म बाय द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। द पार्क स्ट्रेट एंड स्वैम्पी बैकवाटर्स एट साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है, 30 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड फॉर्म्ड है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कौन सा है, पॉइंट कैलेमर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ठीक है, इज ओनली रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन साइट इन तमिलनाडु, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी देखें तो फर्स्ट रॉन्ग एंड थर्ड रॉन्ग, तो मतलब ए रॉन्ग और डी रॉन्ग, ए रॉन्ग और डी रॉन्ग, क्योंकि दोनों में फर्स्ट है, तो बचा बी एंड सी। Let's go to the next statement. The sanctuary was created in 1967 to protect the near threatened black buck. अच्छा ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड ब्लैक बक, आपको ये तो पता होगा कि ब्लैक बक नियर थ्रेटेंड है, मतलब थ्रेटेंड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर इसको हम थोड़ा सा ये कर सकते, सर्कल कर सकते कि हाँ ये शायद सही हो सकता है, ठीक है। ये नहीं पता तो भी अपन थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि केमिकल कंपनीज अराउंड द वेटलैंड एंड कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आर ए थ्रेट टू इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये तो बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है कि केमिकल कंपनीज अराउंड होंगे थोड़ी बहुत, जो हमेशा एक वेटलैंड को थ्रेट होती है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट लग रही, तो मेरे को लग रहा है
तो इसमें अपने को आंसर डिसाइड करना है। कई कई बार ऐसा होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है एक करेक्ट आंसर पे आने के लिए, तो हमें है ना कैलकुलेटेड गेस का मेथड यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलेटेड गेस का जो मेथड होता है उसमें अपने को एक कैलकुलेटिव चीज़ों पे आना, मतलब इस पे आना पड़ता है कि सेंचुरी वॉज क्रिएटेड इन 1967 टू प्रोटेक्ट द नियर थ्रेटन्ड ब्लैक बक। ओके ठीक है, ब्लैक बक तो नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है, ये तो हमें पता है, बट 1967 में बना था ये हमें नहीं पता। Chemical companies around the wetland and coliform bacteria are threat to its biodiversity and ecosystem। ये केमिकल कंपनीज और कोलिफॉर्म तो पता है बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है ही, तो 3 तो हो ही सकता है, 3 तो है ही। तो आपने को एक कैलकुलेटेड गेस मार के आंसर क्या है 2 and 3, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 एक बार देख लेते हैं हम। The sanctuary was created in 1967 for conservation of blackbuck antelope, which was near threatened then. The blackbuck is endemic to Indian subcontinent, found in India, Pakistan and Nepal. Its status improved from near threatened to least concerned, ठीक है। 1967 में ये near threatened था, अभी it has moved from near threatened to least concerned, ठीक है। Point Calumet is also a spectacular site of the second largest congregation of migratory water birds in India, including rare and threatened species like the spot-billed pelicans and spoon-billed sandpiper. With the Bombay Natural History Society conducting annual field studies here, several species of land birds are also found. ठीक है, ये है। अभी स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन मरीन पोल्यूशन बुलेटिन, chemical companies and small scale shrimp farms around the wetland pose a threat to the biodiversity and ecosystem of the sanctuary. The chemical companies let out untreated effluents into the water, which increase the temperature of atmosphere and water and reduces the water quality. ठीक है, the highly increased or decreased pH than the permissible limit and increased salinity owing to salt ponds near the sanctuary of the water affects the metabolic mental activities of wild animals and birds। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF serves as a financial mechanism for which of the following bodies? ठीक है, GEF serves as a financial mechanism for which of the following bodies? Convention on Biodiversity 1, United Nations Framework Convention on Climate Change 2, Stockholm Convention on POPs, persistent or organic pollutants, United Nations Convention or to combat desertification, and Minamata Convention on Mercury। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 एंड 5। आप एक बार देख लो, ये ऊपर नीचे है बट स्टिल आप यहाँ से उसको ये करने की कोशिश करो, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्या लगता है आपको कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है? CBD ओके, लेट्स डिस्कस द आंसर, ठीक है। इसके पहले एक सिर्फ GEF के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। GEF कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1991 एज अ प्रोग्राम विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी was restructured and moved out of the World Bank system। मतलब पहले वर्ल्ड बैंक में था, उसको फिर वर्ल्ड बैंक सिस्टम से निकाल के एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना था। कभी 1992 रियो अर्थ समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक 1992 रियो अर्थ समिट पे एक ये भी बनाया, आप वो देख लेना। क्यों बना था? क्यों? टू हेल्प टैकल प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इशूज while supporting national sustainable development initiatives। अब GEF क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ 183 कंट्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। अभी एन इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, GEF provides grant to projects related to biodiversity, climate change, international waters, land degradation, ozone layer and POP, which is persistent organic pollutants, through its small grants program SGP,
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच? द स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ओके, तो अभी किन किन को ये करता है एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। इधर लिखा रहेगा, देखो, यूनाइटेड नेशन किधर क्या, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCF फंड, द स्पेशल क्लाइमेट फंड SCCF, द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडेप्टेशन, ठीक है। ये सारे किस में करते हैं? 3 इंडिपेंडेंट येट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रस्ट फंड्स। ये 3 इंडिपेंडेंट है बट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रस्ट फंड्स किसके लिए? फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कौन से? द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF एंड द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडॉप्शन SPA। अब ये जो GEF है किसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म देता है? 5 कन्वेंशंस को ध्यान रखना, 5 कन्वेंशंस को फाइनेंशियल मैकेनिज्म मतलब फाइनेंशियल हेल्प देता है। किसको? CBD को देता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। फिर किसको देता है? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, इसको भी देता है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको भी देता है। मिनामाटा कन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी, इसको भी देता है। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5, तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। The conventions for which the GF serve as a financial mechanism provide broad strategic guidance to 2 governing bodies of the GF, the GF Council and the GF Assembly, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज अ GF ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटिंग द GF ट्रस्ट फंड, इसको याद रखना, ठीक है। लेट्स गो टू द 5th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीडरशिप फॉर अकेडमिशियन प्रोग्राम LEAP, ठीक है। अभी लीप प्रोग्राम क्या बोलता है? लीप क्या बोलता है? लीप इज अ यूथ लीडरशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम। LEAP is a youth leadership development training program of the Ministry of Youth Affairs and Sports. First statement. Second statement क्या बोलता है? Both domestic and foreign training are a part of the initiative. Okay. Third statement क्या बोलता है? The implementation of LEAP program will be through national institutional ranking frameworks top ranked Indian institutions. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स है लीप के बारे में और पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो और मेरे को बताइए। आई होप अभी तक आपने आपका आंसर चुन लिया होगा। अभी थोड़ी सी हम बात करते हैं लीप के बारे में, ठीक है। तो लीप लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, आपको नाम से ये समझना चाहिए ये एकेडमिशियंस के लिए प्रोग्राम है। एकेडमिशियंस, तो लीप प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव है डॉक्टर सत्यपाल सिंह, ठीक है। ही इज़ द फॉर्मर, आई थिंक ही इज़ द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। I think he was serving as a DG Maharashtra. I'm not sure, but he was a DG Maharashtra. ही कौन है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ तो ये गलत हो गया पहले स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नहीं, ह्यूमन रिसोर्स, तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा B। बट स्टिल आपको, अगर आपको स्टेटमेंट 1 नहीं पता है तो लेट्स गो टू द स्टेटमेंट 2। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेनिंग आर अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। येस, इट इज़ अ 3 weeks फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2 week का डोमेस्टिक और 1 week का फॉरेन ट्रेनिंग। फॉर हुम? फॉर सेकेंड लेवल ट्रेनिंग फंक्शनरीज इन पब्लिक फंडेड
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सेकेंड लेवल मतलब जैसे जैसे जो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके लिए होता है। सपोज वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनने वाले, तो वो कैसे टायर 2 में आते हैं ना, मतलब उनके ऊपर एक हेड है और वो सेकेंड हेड है, तो ये टायर 2 के लिए, ठीक है। The main objective is to prepare second tier academic heads who are potentially likely to assume leadership roles in the future. अब ये क्या बोलता है, the implementation of LEAP program will be through 15 national institutional ranking framework। NIRF के टॉप रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कौन से, IIT रुड़की, IIT कानपुर, NIT ट्रिची, फिर और भी कई जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, IICR कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IIT, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बॉम्बे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, फिर टिस मुंबई, वैसे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं नेशनल, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के टॉप, तो उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आइडेंटिफाइड फॉर द ट्रेनिंग आर ऑल्सो विद इन द टॉप 100 ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें वो उनको एक वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी इंटरनेशनली टॉप 100 में आते हैं। सो द आंसर इज़ व्हाट, सो द आंसर इज़ फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सेकेंड इज़ राइट एंड थर्ड इज़ राइट, तो 2 and 3 बी इज़ द आंसर, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ, consider the following statements with reference to the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council। very important, very important, PMSTIAC इसको बोलते हैं, ठीक है। It is chaired by the Union Minister of Science and Technology. It is a high-level advisory and executory body for various missions of several ministries. It replaces the earlier formed Scientific Advisory Committee, Cabinet and SAC-PM। इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3। पॉज कीजिए वीडियो और बताइए मेरे को। तो PMSTIAC, आई होप आपने आंसर ये कर लिया होगा, सोच लिया होगा अब तक। तो प्राइम मिनिस्टर STIAC अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया, आप वो जाके देख सकते हो। अब ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक 21 मेंबर पैनल है formed to advise the Prime Minister on all matters related to science and technology, innovation, and monitor the implementation of PM's vision on the same। PM का विजन जो है, PM को सपोज डबलिंग द फार्मर बाय 2022, अगर ये उनके इसमें आता है तो दे विल ऑल्सो मतलब सी दैट वो जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, वो सब PMSTIAC देखती है और उसको ये करती है, रेकमेंड करती है बेटर करने के लिए, ठीक है। दस इट इज़ अ हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड एग्जीक्यूट मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि ये। अभी स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है?
क्योंकि इट इज़ चेयर्ड बाय गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है, और जो करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? के विजय राघवन जी, ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है। अदर मेंबर्स इंक्लूड 9 परमानेंट मेंबर्स। स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन है? सेक्रेटरीज ऑफ ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड हायर एजुकेशन। तो इसको हेड कौन करता है? प्रिंसिपल, चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाता है, आंसर बी है, ठीक है। ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ध्यान में रखना है। इट इज़ अ हाई लेवल एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर वेरियस मिशंस ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज, ये हमने पढ़ लिया, 100% राइट है। इट रिप्लेसेस द अर्लियर फॉर्म्ड साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी SAC, कैबिनेट SAC PM। अब ये क्या बोलते हैं? PMSTIC विल effectively supersede the scientific advisory committees, cabinet and SAC PM. These have been effectively dissolved and replaced by PMSTIC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर बी है। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस। नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड बोलता है इट्स मैंडेट इंक्लूड्स मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू कन्वर्जेंस अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द काउंसिल सबमिट्स इट रिपोर्ट टू द नीति आयोग एवरी 6 months। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, और 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और बताइए मेरे को। तो आई होप अब तक आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इट इज़, ये बोलता है इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं वो नेशनल काउंसिल ऑफ ऑन इंडियाज़ न्यूट्रिशन चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। द काउंसिल विच हैज़ बीन सेट अप अंडर पोषण अभियान, मतलब ये दो काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज़ न्यूट्रिशन चैलेंज, इट इज़ सेट अप अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, ठीक है, इज द एपेक्स बॉडी टू फॉर्मुलेट ओवरऑल पॉलिसीज, ठीक है। ये एपेक्स बॉडी है टू फॉर्मुलेट ओवरऑल पॉलिसीज, गाइड एंड मॉनिटर ऑल न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इसका हेड होता है, ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। द नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस किस में है? अंडर पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाता है बी, बट हम आगे देखेंगे। इट्स मैंडेट इंक्लूड्स मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू कन्वर्जेंस अमॉन्ग मिनिस्ट्रीज। ये देखो, ये कई कई स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जनरल कैटेगरी के होते हैं। इट्स मैंडेट इंक्लूड्स मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू कन्वर्जेंस अमॉन्ग मिनिस्ट्री। अभी सब में मैंडेट होता है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे, कन्वर्जेंस मेंटेन करे, कन्वर्ज करे अलग अलग मिनिस्ट्री, जो भी स्कीम्स आती है वो उनका मैंडेट होता है, ठीक है। तो सेकंड इज जनरल स्टेटमेंट, तो सेकंड इज राइट, ठीक है। तो सेकंड राइट है। अगर
अभी देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट, द काउंसिल सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू नीति आयोग एवरी 6 months। अब ये तो भैया नहीं पता है कि नीति आयोग को, द काउंसिल सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट नीति आयोग एवरी 6 months, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज किसको सबमिट करता है रिपोर्ट? टू द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट नीति आयोग। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करता है, नीति आयोग को सबमिट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th question. Now let's go to the 8th question. With reference to the Global Digital Content Market GDCM 2018, Global Digital Content Market 2018, consider the following statements. It was organized by Department of Industrial Policy and Promotion. Department of Industrial Policy and Promotion. अभी इसका Department of Industrial Policy and Promotion का नाम चेंज हुआ है, ठीक है, DIPT हुआ है। आप एक बार वापस रीचेक करके मेरे को भी बताइए, DIPT हुआ है इसका नाम, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडिया वॉज चूजन एज अ होस्ट नेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है GDCM इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस न्यू एवेन्यूज इन द डिजिटल मार्केट, digital media and enhance development of the digital and intellectual property generating industries। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा स्टेटमेंट उतना ज़्यादा सिंपल हम लोग को समझने के लिए, और उतना ज़्यादा जनरलिस्टिक होता जाता है जितना बड़ा स्टेटमेंट करते हैं। नाउ देख लीजिए, A1 and 3, B2 and 3, C3 ओनली, या D1, 2 and 3, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो। ठीक है, लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। एकदम करेक्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। होस्टेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट। कब होस्ट किया था? 2018 में, नवंबर में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। द कॉन्फ्रेंस फीचर्ड सेशंस ऑन म्यूजिक, फिल्म, ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिशिंग, एज वेल एज कलेक्टिव मैनेजमेंट, emerging models and implication for market and policy makers। GDCM ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट 2018 वाला क्या, कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था ऑफ द कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में 2016 में, और जेनेवा कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जेनेवा किसके लिए फेमस है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर व्हाट? देयर इज सम a big conference which is held in Geneva, or you can say you know बहुत सारे कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स आके मिलते हैं वहाँ पे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। तो अपन देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो आंसर ए हो सकता है या डी हो सकता है स्ट्रेट अवे। अब ए में 1 and 3 एंड डी में 1, 2 and 3, तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। India was chosen as a host nation for conference by WIPO, World Intellectual Property Organization। तो 100% राइट है। India was chosen as a host nation for the conference by World Intellectual Property Organization for 2018 due to strong creative industry in country in films, music and media। ठीक है, तो आंसर तो हमें मिल गया, बट स्टिल हम थर्ड स्टेटमेंट भी ध्यान देंगे। क्या है वो? GDCM ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट is a platform to discuss new avenues in digital media and enhance development of digital and intellectual property generating industries। तो 100% राइट है। ये भी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है,
द फोकस फॉर दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस इज द एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है, कौन से इश्यूज ये इश्यूज डिस्कस किए थे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेटिंग इंडस्ट्रीज के लेके, डिजिटल मीडिया को लेके. तो एम क्या था GDCM 2018 का? टू गिव इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स अ प्लेटफॉर्म टू कम टुगेदर एंड डिस्कस न्यू एवेन्यूज इन द फिल्म्स, म्यूजिक, गेमिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्री अलॉन्ग विथ पॉइंट्स ऑफ चैलेंज. ठीक है, तो बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज ये होता है. याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड है ये. डिजिटल कंटेंट मार्केट, ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट. ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट. Let's go to the ninth question. In light of the recent killing of an American man by an endangered Sentinelese tribe, consider the following statements. Along with Chompens, they belong to Negrito tribe. Okay, first statement. Second statement, ये Sentinelese tribe बेसिकली जो अमेरिकन मैन जो किल हुआ था वो अंडमान एंड निकोबार में हुई थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. ठीक है, कोई नहीं, इफ़ यू डोंट रिमेंबर डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू, आई विल मेक यू रिमेंबर दैट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? दे हैव द हाइस्ट डिग्री ऑफ एडवांसमेंट एंड इंटरमिंगलिंग विद द मेन स्ट्रीम पीपल अमॉन्गस्ट ऑल ट्राइब्स ऑफ अंडमान. ठीक है, सेंटन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिकली? इन द लाइट ऑफ रीसेंट किलिंग ऑफ एन अमेरिकन मैन बाय एंडेंजर्ड सेंटिनलीज ट्राइब, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अलॉन्ग विथ शॉम्पेंस, दे बिलोंग टू नेग्रीटो ट्राइब. दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है दे हैव द हाइस्ट डिग्री ऑफ एडवांसमेंट एंड इंटरमिंगलिंग विद द मेन स्ट्रीम पीपल अमॉन्गस्ट ऑल ट्राइब्स ऑफ अंडमान. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड सेफ्टी ऑफ द ट्राइब थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोटेक्शन ऑफ अब्रोजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट 1956. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यार ये ऐसे ऊपर चले जाता है, कोई बात नहीं. 1 and 3, 2 and 3, 3 ओनली, या 1, 2 and 3? 1 and 3, 2 and 3, 3 ओनली, या 1, 2 and 3? ठीक है, तो आप पॉज कीजिए वीडियो और मेरे को बताइए. सो लेट्स गो टू द स्टेटमेंट नंबर 1. अलॉन्ग विथ शॉम्पेंस, अलॉन्ग विथ शॉम्पेंस मतलब ये बोलते हैं ये शॉम्पेंस और सेंटिनलीज दोनों नेग्रीटो ट्राइब है. 100% रॉन्ग, क्योंकि सेंटिनली ट्राइब एक नेग्रीटो ट्राइब है. ठीक है, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स में रहते हैं, अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स अंडमान के रहते हैं. बट शॉम्पेंस जो होते वो मंगोलाइट ट्राइब है. ठीक है, और वो कहाँ पे रहते हैं? आइलैंड ऑफ निकोबार. निकोबार में ये रहते हैं कौन? शॉम्पेंस. और अंडमान में रहते हैं सेंटिनलीज. और इनको नेग्रीटो क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे आर अज्यूम्ड टू बी द डायरेक्ट descendants of the earliest human who emerged from Africa. जो इमर्ज हुए अफ्रीका से, उनसे डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट्स बोला जाता है, उनको देखा जाता है, अज्यूम किया जाता है. इसके लिए उनको नेग्रीटो ट्राइब्स बोलते हैं. तो शॉम्पेंस आर नॉट नेग्रीटो, दे आर मोंगोलॉइड. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग. तो अपन ज़रा सा एलिमिनेशन देखते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, तो ए कट गया और डी कट गया. आंसर मतलब बी और सी में आंसर हो सकता है. ठीक है, और आप ऐसे करने की हमेशा कोशिश करना. जब भी आप ऐसे करोगे तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आंसर राइट देने के. ठीक है, तो 1 इज़ रॉन्ग. सेकेंड देखते, दे हैव द हाइस्ट डिग्री ऑफ एडवांसमेंट एंड इंटरमिंगलिंग विद द मेन स्ट्रीम पीपल अमॉन्गस्ट ऑल ट्राइब्स ऑफ अंडमान. आपको लगता है ऐसे? दे आर द मोस्ट primitive tribes of India and have been fiercely hostile to outside contact. Their language is incomprehensible to even other tribes in the region. उनकी लैंग्वेज भी इतनी दूर दूर तक नहीं पता. पहली बात, they have made a little or to no advancement in the last 60,000 years and they still live very primitive life.
सर्वाइविंग मेनली ऑन फिश एंड कोकोनट्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो थर्ड है। क्यों थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है वो भी हम देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इश्यूड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ अब्रोजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 फॉर द सेफ्टी ऑफ दीज ट्राइब्स। उसमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन क्या बोला है, ट्रेडिशनल एरियाज ऑक्युपाइड बाय द ट्राइब्स आर डिक्लेयर्ड आर रिजर्व्ड। रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, मतलब इन फॉरेनर्स क्या इंडियंस भी नहीं जा सकते, ठीक है, एक्सेप्ट आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते। और जो अमेरिकन जो पर्सन वहाँ पे गया था वो स्नीक करके गया था, मतलब उसको उसके पास परमिशन नहीं थी वहाँ पे जाने के लिए, बट स्टिल वो गया छुप छुप के वहाँ पे और उसकी डेथ हो गई। एंट्री ऑफ ऑल पर्सन्स इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट दोज विथ ऑथराइजेशन एंड स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस हैज बीन इंक्लूडेड फॉर वायलेशंस, जैसे 3 years तक imprisonment and fine in event of taking photographs or videos of aboriginal tribes, 7 years of imprisonment and fine in the event of introducing any form of alcohol or intoxication or any inflammable or explosive substances to the aboriginal tribe. Very important. Initially a part of restricted area permit, very important, RAP जिसको बोलते हैं restrictive area permit program of the government, the North Sentinel Island with 28 others in the Union Territory of Andaman and Nicobar was excluded from the RAP regime till December 31, 2022, ठीक है। RAP restrictive area permit से उसको exclude किया गया था, ठीक है, 20 December 31, 2022। The RAP requires foreigners to obtain a protected area permit for visiting certain areas, ठीक है। ठीक है, द रैप रिक्वायर्स foreigners to obtain a protected area permit लगता है फॉर विजिटिंग सर्टेन एरियाज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार। द रिक्वायरमेंट इज एन एडिशन टू गेटिंग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया, मतलब वीज़ा तो चाहिए भैया, प्लस वीज़ा के बाद भी आपको PAP चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए, तो ही आप ऐसे एरियाज में जा सकते हो, ठीक है। 9th is done. Let's go to the 10th question now, ठीक है। the ease of doing business, ease of doing business मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ल्ड बैंक्स ease of doing business, ऐसे ही याद रखोगे हर एक रिपोर्ट को, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो। तो ये क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंजेस प्रमोट्स यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है द platform for grand challenge is the startup India portal। और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द गवर्नमेंट विल वर्क विथ ऑल द विनर्स फॉर सोल्यूशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन ए इज 1 and 2, B is 2 and 3, C is 1 and 3 and D is 1, 2 and 3, all are right, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है। पॉज कीजिए वीडियो और बताइए मेरे को। तो लेट्स गो, लेट्स सी क्या आंसर है। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंजेस प्रमोट्स द यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, 100% करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज was launched by the government with the objective, कौन सा objectives, to resolve 7 identified ease of doing business problems with the use of cutting edge technologies। cutting edge technologies मतलब क्या, मुझे भी ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मैं बोला कि यार इंडिया तो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, कैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाएगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन टू रिफॉर्म गवर्नमेंट प्रोसेसेस। मतलब ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउस है, इससे गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को और उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बेटर किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट 100% राइट है। द सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द प्लेटफॉर्म फॉर ग्रैंड चैलेंज इज द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। येस, द प्लेटफॉर्म फॉर ग्रैंड चैलेंज इज द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, ठीक है। 2019 की है बेसिकली ये, एंड टॉप
3 teams for each problem statement would be awarded cash prizes of worth 1 lakh, 2 lakh and 3 lakhs respectively. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द गवर्नमेंट वुड बी वर्किंग विथ ऑल द विनर्स फॉर सोल्यूशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये भी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा. ठीक है. Let's go to the next question. With reference to the recently launched scheme of Bhudhar, consider the following statements. ठीक है. Bhudhar scheme जो है उसके बारे में पूछा गया है. It is an initiative of Telangana government. Second statement, its objective is to provide integrated land services and make the state land litigation free. Third बोलता है it invokes the provision of permanent Bhudhar number for easy identification of the details of the land parcel. ठीक है. ऑप्शन है A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1 2 and 3. ठीक है. एक बार देख लीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो और मेरे को बताइए. तो आई होप आपने आंसर देख लिया होगा या खुद कुछ सोच लिया होगा. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट. क्या है? तेलंगाना गवर्नमेंट का है? रॉन्ग, ये तेलंगाना का नहीं है. ये बुधार स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश की है. तो 1 को सीधा एलिमिनेट करोगे आप, 1 1 1 मतलब A C और D एलिमिनेट हो जाएंगे. स्ट्रेट अवे आंसर आपको B मिल जाएगा. बट हमें ये नहीं पता था कि बुधार स्कीम क्या है, तो हमें कई कई चीज़ों को एक कैलकुलेटेड गेस करके लेना पड़ता है. ठीक है. Its objective is to provide integrated land services and make the state land litigation free. 100% right. ठीक है. थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ परमानेंट बुधार नंबर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ लैंड पार्सल. 100% राइट. तो क्या बोलता है ये? तो भू सेवा प्रोजेक्ट्स एम्स एट प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज पर्टेनिंग टू लैंड. अंडर दिस क्या होता है? ईच लैंड पार्सल विल बी गिवन अ परमानेंट बुधार नंबर. 11 डिजिट का एक परमानेंट बुधार नंबर दिएगा एंड 11 डिजिट यूनिक फिगर. इट विल हेल्प इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द लैंड पार्सल. मतलब लैंड का पार्सल का ईजी आइडेंटिफिकेशन होगा. इससे क्या होगा? द गवर्नमेंट वुड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू 5 to 6 कैटेगरीज ऑफ लैंड इन स्टेट इन 1 month. एक महीने के अंदर सब सही हो जाएगा. Officials have been directed to focus on dotted lands, cooperative joint farming lands, forest lands, assigned lands and house sites. The disputes problems relating to these categories will be addressed and people allowed to sell their lands. A permanent Budhar number दिया जाएगा. Geo reference for Budhar will also be made in near future. Land records will be available with a click ऑफ द बटन. मतलब आप सिर्फ ये नंबर डालो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी. ठीक है. तो बुधार किसका इनिशिएटिव है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का. क्यों किया था? टू एनेबल ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ लैंड पार्सल. ठीक है. तो आंसर है बी 2 and 3 राइट है. लेट्स गो टू द 12th क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू डिफेंस प्लानिंग कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. It will be under the chairmanship of National Security Advisor NSA. डिफेंस प्लानिंग DPC बोलते हैं जिसको. ठीक है. इट इज़ टू सेट अप अ टेम्पररी बॉडी इंटेंडेड टू फैसिलिटेट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर डिफेंस मैटर्स. क्या बोलता है? इट इज़ सेटअप अ टेम्पररी बॉडी सेट करेंगे इंटेंडेड टू फैसिलिटेट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग फॉर डिफेंस मैटर्स. ठीक है. द कमिटी विल सबमिट ऑल इट्स रिपोर्ट टू द होम मिनिस्ट्री. थर्ड स्टेटमेंट बोलता है. और फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है इट विल हैव टू ऑब्टेन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज अप्रूवल फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर बजटरी सपोर्ट.
किसके बारे में? डिफेंस प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो बताइए, पॉज कीजिए आंसर। टू ऑप्शन है 2 and 3, 1 and 4, 1, 3 and 4 एंड 1, 2, 3 and 4। अब थोड़ा सा हम इसका डीपीसी का एक बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। ये जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया? अ न्यू इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म that will drive country's military and security strategy and guide defense equipment acquisition, ठीक है। डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाई, मतलब ये डिफेंस एक्विजिशन को भी गाइड करेंगे, नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे सिक्योरिटी के लिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करो ना, तब ऐसे बहुत सारे वर्ड डालना, जैसे न्यू इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेबल रहते हैं एंड इट गिव्स अ वेरी अमेजिंग लुक टू योर आंसर। तो डू कीप यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर आंसर। क्या बोलता है? इन न्यू इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट विल ड्राइव कंट्रीज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। जब सिर्फ समझना है, तब हमको बड़े बड़े वर्ड्स की ज़रूरत नहीं। ये एक मैकेनिज्म बनाया है किसने? यूनियन गवर्नमेंट ने। ये इससे क्या करेगा? ये हमारी कंट्री की मिलिट्री और सिक्योरिटी को स्ट्रैटेजाइज करेगा, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाएगा और गाइड करेगा। किस में गाइड करेगा? डिफेंस इक्विपमेंट एक्विजिशन, मतलब जो हम लोग ये लेते हैं डिफेंस के लिए, जो एक्विजिशन करते हैं, रफाल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो उसमें हमें गाइड करेगा वो। इट विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कौन है हमारे NSA? अजित डोवाल जी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ 100% राइट। डिफेंस प्लानिंग कमेटी इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NSA, 100% राइट। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या, B, C और D। ओ, तो हमने सिर्फ A ऑप्शन एलिमिनेट किया, ठीक है। लेट्स go to the second statement. It is set up as temporary body intended to facilitate a comprehensive and integrated planning for defense matters. It is set up as a temporary body. क्या ये टेम्पररी बॉडी है? इतना सब जब करेगी तब वो टेम्पररी बॉडी हो सकती है क्या? द कमिटी विल बी अ परमानेंट बॉडी एंड इट विल बी प्रिपेयर्ड एंड इट विल डू व्हाट? इट विल प्रिपेयर ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी besides undertaking strategic defense review and formulating international defense engagement strategy। और इसके कंपोजिशन कौन कौन है? चेयरमैन, ठीक है, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, COSC, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, फिर सर्विस चीफ्स होंगे, सर्विस चीफ्स जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्विस चीफ्स होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी होगा, फॉरेन सेक्रेटरी होगा एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी होंगे हमारे कॉम्पोजिशन में। चेयरमैन होगा, चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी होगा, सर्विस चीफ होगा, डिफेंस सेक्रेटरी होगा, फॉरेन सेक्रेटरी होगा, फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका एक बार। द कमिटी विल ऑपरेट थ्रू 4 सब कमिटीज़, ठीक है। ये कमिटी कैसे ऑपरेट करेगी? 4 सब कमिटीज़ में ऑपरेट करेगी। कौन से 4 सब कमिटीज़ में? ऑन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी पहले तो, डिफेंस डिप्लोमेसी सेकंड, प्लान्स एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट थर्ड एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है। डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो है ये 4 सब कमिटीज़ में काम करेगी। कैसे? किस में? पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, डिफेंस डिप्लोमेसी, प्लान्स एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ठीक है, इसमें काम करेगी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं 4 स्टेटमेंट। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं ज़रा, ठीक है। द DPC विल ऑल्सो प्रिपेयर अ रोड मैप टू बिल्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये क्या बोलता है? द कमिटी विल सबमिट ऑल इट्स रिपोर्ट टू द होम मिनिस्ट्री। नो, इट विल सबमिट ऑल इट्स रिपोर्ट टू द डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर को सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कौन सी कमेटी?
डिफेंस प्लानिंग कमेटी अपने रिपोर्ट्स डिफेंस मिनिस्टर को सबमिट करेंगे, बट उसका हेड रहेगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ध्यान रखना। डीपीसी का हेड है एनएसए, अजीत डोवाल जी। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट विल हैव टू ऑब्टेन सीसीएस कैबिनेट्स कमिटी ऑन सेक्रेटरीज अप्रूवल फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर बजटरी सपोर्ट। तो बराबर है, इट विल आइडेंटिफाई मीन्स एंड वेज अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, ऑब्टेन कैबिनेट कमिटी ऑन सेक्रेटरीज अप्रूवल फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर बजटरी सपोर्ट। तो आंसर क्या बनता है इसका, स्ट्रेट अवे बी बनता है 1 and 4। 1 and 4 स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि 2 क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। एंड 3 क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है, ये डिफेंस मिनिस्टर को सबमिट करता है रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। लेट्स गो टू द 13th question. Which of the following statements clearly explain the objective of mission Raksha Gyan Shakti? Raksha Gyan Shakti. First statement बोलता है an annual event to engage public and private defense companies for greater collaboration. B बोलता है an annual event to encourage implementation of viable defense technologies in civilian applications. C बोलता है an event under Make in India to encourage transfer of technology agreement between India and foreign defense enterprises. And D बोलता है to encourage defense intellectual property rights in indigenous defense industry. तो क्या है, रक्ष ज्ञान शक्ति, रक्ष ज्ञान शक्ति। पॉज कीजिए वीडियो और मुझे बताइए। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप हमेशा क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। क्वेश्चन का मेन कंटेंट हो, मेन कंटेंट क्या है क्वेश्चन का, रक्ष ज्ञान शक्ति, रक्ष ज्ञान शक्ति, रक्ष ज्ञान शक्ति। तो आपको समझ में आएगा कि रक्ष ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, शक्ति मतलब पावर। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, एनुअल इवेंट टू एंगेज पब्लिक एंड प्राइवेट डिफेंस कंपनी, ये तो नहीं हो सकता। एनुअल इवेंट टू एनकरेज इम्प्लीमेंटेशन वायबल डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉलेज से रिलेटेड है। एन इवेंट अंडर मेक इन इंडिया टू एनकरेज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ये हो सकता है क्योंकि ये कहीं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन फॉरेन हो सकता है कि नॉलेज मिलेगा अपने को, तो ज्ञान बोल रहे हैं। या डी टू एनकरेज डिफेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री, इसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सी और डी होने के चांसेस ज़्यादा है। एक हम लोग एक रफ गैस करें या एक इसके नाम से अगर गैस करें तो सी एंड डी, तो उसमें हमारे चांसेस 50% हो जाते हैं कि हम लोग, जैसे हम पहले हमारे चांसेस है कि हम 25% चांसेस है हमारे, अगर हमने कुछ भी नहीं देखा तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर राइट देने के चांसेस है 25%, क्योंकि ये चारों में से एक हम आंसर देंगे तो मतलब 25% चांसेस है कि हम सही आंसर दें। ठीक है, बट हमने अगर दो एलिमिनेट कर दिए हैं, दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए ए और बी, तो हो सकता है कि हम सी ऑप्शन दें या डी ऑप्शन दे, तो 50% चांसेस है हमारे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, आंसर है डी। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, टू इनकलकेट आईपीआर कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कल्चर, इन व्हाट, इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, the Director General of Quality Assurance DGQA has been entrusted with the responsibility of coordinating and implementing the program. क्या हुआ था, during an event the defense minister showcased salient inventions and innovations achieved by DRDO, defense public sector undertaking DPSUs and ordnance factories, ठीक है, which have resulted in successful filing of IPR applications. ठीक है, तो हमें क्यों आईपीआर की ज़रूरत है डिफेंस में, वाई डू वी नीड मोर आईपीआर इन डिफेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों चाहिए। पहली बात तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, इज़ वन ऑफ द लार्ज, या यू कैन सी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर।
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो होते हैं एग्रीमेंट्स, दो गिव्स अस टेक्नोलॉजी बट रिक्वायर्स अस टू गो बैक टू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चर इन केस ऑफ कस्टमाइजेशन। मतलब अगर हमें कोई चीज़, भले हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दिया, हमको सपोज इसराइल के हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या रशिया के साथ हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया, बट अगर हमें उसको, हम चाइना तो है नहीं कि बस आपने दिया तो हम अपने हिसाब से अभी बना के दे रहेंगे, फिर अपने हिसाब से जैसे चाहिए वैसे बनाएंगे। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो है, जो सपोज रशिया या चाइना, रशिया या इसराइल, उसके पास जाके हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या है, 50% ऑफ कॉस्ट इन इज इनकर्ड इन रॉयल्टी एस्केलेटिंग कॉस्ट फॉर इंडिया। 50% ऑफ कॉस्ट रॉयल्टी में ही चले जाता है। एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब क्रिएशन रीएपिंग ये जो होता है डेमोग्राफी इज लॉस्ट। जो हम रीप कर सकते हैं डेमोग्राफी को, वो लॉस्ट हो जाता है एंड अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। ठीक है। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है बेसिकली? Intellectual property is the product of the human intellect, including creativity, concepts, inventions, industrial models, trademarks, songs, literature, symbols, name, brands, etc. मतलब जो human creativity से बने गए जो चीज़ें हैं उसको intellectual property बोलते हैं। Intellectual property rights do not differ from other property rights. IPR do not differ from other property rights. They allow their owner to completely benefit from his or her product, which was initially an idea that developed and crystallized. They also entitle him or her to prevent others from using, dealing, or tampering with his or her product without prior permission from him or her. They can in fact legally sue them and force them to stop and compensate for any damages. ठीक है। क्या क्यों न्यूज़ में था ये? फर्स्ट इवेंट ऑफ मिशन रक्षायान शक्ति वाज हेल्ड इन 2018। ठीक है। अब लेट्स गो टू द 14th क्वेश्चन, ग्लोबल घोस्ट गेयर इनिशिएटिव। ठीक है। ग्लोबल घोस्ट मतलब ये पहली बार ऐसे सब चीज़ें सुनी रहेंगे आपने। ग्लोबल घोस्ट केयर इनिशिएटिव GGGI is the first global collective impact alliance dedicated to tackling the problems of घोस्ट फिशिंग गेयर। अब घोस्ट फिशिंग गेयर क्या होता है आप मुझे बताएंगे? ये घोस्ट फिशिंग क्या होता है? ठीक है। घोस्ट गेयर्स आर एनी, सेकेंड स्टेटमेंट बता रहा है, घोस्ट गेयर्स आर एनी फिशिंग इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन लॉस्ट, डिस्कार्डेड और अबंडन्ड इन वाटर बॉडीज। ओके, A B बोथ, या मतलब 1 2 both are right or none of the above statements are right। तो आप पॉज कीजिए वीडियो और मेरे को बताइए। सो द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज C। जैसे मैंने आपको बताया घोस्ट गेयर्स क्या होते हैं। घोस्ट ये होते हैं, ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं, अबंडेंट हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, उनको घोस्ट फिशिंग नेट्स बोलते हैं या घोस्ट गेयर्स बोलते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबल घोस्ट केयर इनिशिएटिव GGGI इज द फर्स्ट ग्लोबल कलेक्टिव इम्पैक्ट अलायंस डेडिकेटेड टू टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ घोस्ट फिशिंग गेयर एट ग्लोबल स्केल। ठीक है। ये क्या करता है? द GGGI स्ट्रेंथ lies in the diversity of participants, including fishing industry, private sector, academia, ठीक है, etc. It contributes to the objectives of the global partnership on marine litter, which builds on the Honolulu strategy. Honolulu strategy is important. Honolulu strategy क्या है? Which seeks to protect human health and global environment by reduction and management of marine litter. तो Honolulu strategy is related to human health and global environment with respect to marine litter. Marine litter मतलब पानी का कचरा। It will contribute to UN Sustainable Development Goals, including SDG 14, Life Below Water. Guys, SDGs are very important, Sustainable Development Goals. मैं आपको आने वाले मेरे क्लासेस में आपको मैं SDG भी समझाने वाला हूँ कि exactly SDG है क्या। ठीक है। GGGI is now in its 4th operational year and has successfully grown into a global clearing house for information of ghost care relevant policy process in both public and private sector.
अब ये घोस्ट गियर क्या होते हैं? बेसिकली आर फिशिंग इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन लॉस्ट, डिस्कार्डेड एंड अबेंडन्ड इन वाटर, ठीक है, ये होते हैं। इन कंट्रीज लाइक Canada and Thailand, fishermen retained their used nets. These are recycled into yarn and craft socks and even carpet tiles. For the first time in a developing country, a gear making program is being tested in Indonesia, so that the trajectory of gear, if it drifts away, can be studied better. ठीक है, क्या हुआ था? Ghost nets hauled in one instance in India, ghost nets hauled from Kerala Kollam have been used to pave roads. मतलब कोल्लम, जो केरला का कोल्लम है, वहाँ पे कोल्लम एरिया है जो, वहाँ पे वो जो घोस्ट नेट्स थे उसको यूज़ भी किया है टू पेव रोड. दिस शोज दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल थ्रू मोर एफर्ट्स टू मेक द प्रोसेस मोर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस ओवर 7,500. ठीक है, चलो, तो ये है, तो इसका आंसर है सी, बोथ आर राइट. Let's come to the last question for today. It's consider the following statements in the context of payment regulatory board. ठीक है, payment regulatory board. First statement क्या बोलता है? It will replace the existing board for regulation and supervision of payment and settlement system. Okay. Second statement बोलता है RBI governor will be ex officio chairperson of the board. Okay. थर्ड बोलता है रतन वटल कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स recommended the establishment of payment regulatory board. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहे हैं? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल आर करेक्ट? तो पॉज कीजिए वीडियो और बताइए मेरे को इसमें से कौन सा सही है. तो इसके पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का आंसर देने के पहले हम लोग एक थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं. तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड 2017-18 में बेसिकली इसके जो 17-18 का बजट था उसमें 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन RBI, ये उसको ये किया था, रिजर्व बैंक, एज क्यों किया था? एज पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन पेमेंट इकोसिस्टम. ठीक है, ये क्या करता है? इट डेजिग्नेट्स RBI एज द नोडल अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, and it will do what? It will replace the existing board for regulation of supervision of payment and settlement system. जो करंट है वो उसको ये करेंगे. कौन करेगा? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड. ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या? RBI विल बी द RBI गवर्नर विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. एक्स ऑफिशियो मतलब वो पोस्ट पे जो भी होगा वो इसका चेयरमैन होगा, मतलब चेयरपर्सन होगा. मतलब सपोज ज़रूरी नहीं है कि उर्जित पटेल है तो उर्जित पटेल ही बाद में भी रहे, मतलब वो पोस्ट पे. एक्स ऑफिशियो मतलब वो पोस्ट पे जो भी होगा व्यक्ति वो ही उसका चेयरपर्सन होगा. समझे? दैट इज एक्स ऑफिशियो. मतलब योर ऑफिस विल बी बेसिकली यू विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट थिंग वॉट एवर इट इज़. ठीक है, तो RBI गवर्नर विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड. ठीक है, और कौन कौन है? डेप्यूटी गवर्नर इज इन चार्ज ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स विल बी मेंबर. डेप्यूटी गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विल बी द मेंबर. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो इंचार्ज है डेप्यूटी गवर्नर वो इसका मेंबर होगा, इनके मेंबर होंगे. एंड one officer of RBI will be nominated by its central board will be its member. एक officer nominated by RBI will officer of RBI will be nominated by central board will be its member. अब इसका किसने किया था recommendations? ऊपर जाते हैं, एक मिनट, यहाँ पे
Ratan Vatal Committee for Digital Payments recommended the establishment of regulatory board. 100% right. Ratan Vatal Committee for Digital Payment. The 11-member committee was notified in September 2016 by Union's Finance Ministry to review existing payment system in country. ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये किया था पेमेंट सिस्टम कंट्री को बेटर किए करने के लिए. रतन वटल कमेटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स, याद रखना, रतन वटल कमेटी फॉर डिजिटल पेमेंट्स ने क्या रेकमेंड किया था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड. ठीक है, तो अभी ये रीसेंट न्यूज़ में क्यों रहा है, मतलब ये रीसेंट क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपोज्ड द मूव टू हैव एन इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड as envisaged by the draft proposal for amendment to the Payment Settlement System Act 2007. ठीक है, तो ये था, इसका आंसर है बेसिकली डी. 1, 2 एंड 3 तीनों राइट थे ना. पहले थे A2 will replace the existing board of बराबर, ये भी सही. RBI गवर्नर will be the ex officio, ये भी सही है. और थर्ड स्टेटमेंट रतन वटल जी का भी 100% सही है. तो दो आंसर विल बी डी. तो गाइज कैसा लगा आज का ये? हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ज़रूरी नहीं इन ऑर्डर. आई वुड गो इन एनी ऑर्डर. एंड ये सिर्फ हम लोग 15 क्वेश्चंस नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचना कि हम वी आर डूइंग फिर जस्ट 15 क्वेश्चंस और हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं. आप 15 कंसेप्ट कर रहे हो जो बहुत सारे कंसेप्ट से इंटरलिंक्ड है. मैं सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बताता हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है. एंड फिर हम जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी है, हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है. ये सिर्फ स्टेटमेंट येस और नो से हम प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते, हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट. यार लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो यार. ठीक है, चलो ध्यान रखो सब लोग. सी यू टुमारो. गुड नाइट.